Materials testing. Material testing. Mechanical properties are obtained by mechanical testing. मैकेनिकल टेस्टिंग के हेल्प से हमें पता चलता है कि मटेरियल की प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज किस टाइप की है. मैकेनिकल टेस्टिंग इज़ यूज्ड फॉर डेवलपिंग डिज़ाइन डेटा. डिज़ाइन डेटा को डेवलप करने के लिए यूज़ में लिया जाता है मैकेनिकल टेस्टिंग. क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन किया जाता है, क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है. असिस्टिंग इन अलॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड प्रोवाइडिंग डेटा इन फेलियर एनालिसिस. जब फेलियर एनालिसिस होता है तो मैकेनिकल टेस्टिंग ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट डेटा देने के लिए काम में आता है. Mechanical testing is usually destructive and requires test specimen of the material to be machined or cut to a specific shape required by the test method. तो मैकेनिकल टेस्टिंग जो है यूजुअली डिस्ट्रक्टिव ही होती है और नॉन डिस्ट्रक्टिव भी होती है, लेकिन मैक्सिमम जो केसेस होते हैं वो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ही यूज़ की जाती है, जिसमें हम मटेरियल जो है हमारा उसको कट करते हैं या फिर उसकी मशीनिंग की जाती है एक स्पेसिफिक शेप में या फिर जब जो भी हमें टेस्ट मेथड में रिक्वायर्ड है उस हिसाब से. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब्स द मटेरियल व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट. जब कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो किस तरीके से वो मटेरियल उसको रिएक्ट करता है, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी हमें बताती है. इसको हम किस तरीके से टेस्ट करते हैं, यूजुअली इन्वॉल्विंग डिस्ट्रक्शन ऑफ अ मटेरियल का डिस्ट्रक्शन इस केस में होता है. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू कंसिडर इन डिज़ाइन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है डिज़ाइन में कंसिडर करने के लिए. तो टाइप्स क्या क्या हो गए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के? डक्टिलिटी, टफनेस, ब्रिटलनेस, हार्डनेस, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ. डक्टिलिटी. तो डक्टिलिटी क्या होती है? किसी भी सॉलिड मटेरियल की एबिलिटी होती है कि वो डिफॉर्म होए जब उस पर टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई की जाए. दिस इज़ ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय द मटेरियल्स एबिलिटी टू बी स्ट्रेच्ड इनटू अ वायर. और ये क्या कैरेक्टराइजेशन कैसे किया जाता है इसका? जब हम मटेरियल को स्ट्रेच करते हैं तो वो ड्रॉन इनटू वायर के रूप में से अगर कन्वर्ट किया जा सकता है मटेरियल को, तो वो मटेरियल उतना ही डक्टाइल होता है. लोकल नेकिंग and cup cone fracture surfaces are typical for ductile metals. तो टेंसाइल टेस्ट दिखा रहा है ये ऑफन एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन अलॉय का. इसमें देखिए ABC करके 3 फ्रैक्चर्स दिखाए गए हैं. तो फर्स्ट वन जो दिखाई दे रहा है हमें वो ब्रिटल फ्रैक्चर है. फिर इसमें आप देख सकते हैं सेकंड वाला जो B है वो डक्टाइल फ्रैक्चर है, और ये C वाला है जो बिल्कुल स्मूथ है वो है कम्प्लीटली डक्टाइल फ्रैक्चर. तो ये जो डक्टिलिटी होती है इसे हम हिंदी में कहते हैं तन्यता. और ये मेटल और ये हमारी जो भी मटेरियल है मेटल का, ये वह गुण होता है जिसके कारण उस पर बल लगाकर बिना टूटे तार के रूप में खींचकर उसे बढ़ाया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल जो हमारा गोल्ड होता है, सोना जो है वो डक्टाइल मटेरियल होता है. फिर आती है हमारी टफनेस. टफनेस इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी एंड प्लास्टिकली डिफॉर्म विदाउट फ्रैक्चरिंग. तो टफनेस क्या है? टफनेस है फ्रैक्चर के बिना बेंडिंग या फिर टॉर्शन. जो मरोड़ होती है, मरोड़ अगर हम उस पर टॉर्शन अप्लाई करते हैं तो सहन करने की क्षमता टफनेस कहलाती है. विदाउट फ्रैक्चरिंग, जब मटेरियल जब एब्जॉर्ब कर लेता है एनर्जी और प्लास्टिकली डिफॉर्म होता है विदाउट फ्रैक्चरिंग, तो वो है टफनेस. मटेरियल टफनेस क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पर वॉल्यूम दैट अ मटेरियल कैन एब्जॉर्ब बिफोर रप्चरिंग. तो रप्चरिंग से पहले कोई भी मटेरियल कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी पर वॉल्यूम एब्जॉर्ब करता है वो भी मटेरियल टफनेस कहलाता है. इसको एक तरीके से और डिफाइन किया है कि रेजिस्टेंस टू फ्रैक्चर ऑफ अ मटेरियल व्हेन स्ट्रेस्ड. जब स्ट्रेस एप्लीकेशन होता है, जब स्ट्रेस होता है मटेरियल पे, तो कितना फ्रैक्चर रेजिस्ट करता है कोई भी मटेरियल, वो भी हमारी टफनेस कहलाती है. टफनेस को चीमड़पन भी कहते हैं हिंदी में. टफनेस रिक्वायर्स अ बैलेंस ऑफ स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी. टफनेस में क्या चाहिए हमें? इसमें बैलेंस होता है स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी का. ब्रिटलनेस.
ब्रिटलनेस किसे कहते हैं? भंगुरता, जिसे हिंदी में कहते हैं। टफनेस का एग्जांपल हम देख सकते हैं, रॉट आयरन या माइल्ड स्टील जो होता है वो टफनेस होता है उन मटेरियल में। फिर है ब्रिटलनेस, जिसे हम कहते हैं भंगुरता। ये if a material is brittle, if subjected to stress, it breaks out before breaks without significant deformation। जब उस पर स्ट्रेस सप्लाई की जाए तो वो किसी भी डिफॉर्मेशन के बिना जो मटेरियल टूट जाए वो ब्रिटलनेस कहलाती है। किसी बॉडी में अधिक बल से चोट लगने पर उसके आकार में बिना परिवर्तन के टूट जाने का गुण ब्रिटलनेस कहलाता है, जैसे कि कंक्रीट या फिर ग्रेफाइट को। तो देखिए इसमें ब्रिटल मटेरियल्स एब्जॉर्ब रिलेटिवली लिटिल एनर्जी प्रायर टू फ्रैक्चर इवन दोज ऑफ हाई स्ट्रेंथ, बहुत ही कम एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ब्रेकिंग इज ऑफन अकम्पनीड बाय अ स्नैपिंग साउंड, एक स्नैपिंग साउंड भी आती है। ब्रिटल मटेरियल्स इंक्लूड मोस्ट सिरामिक्स एंड ग्लासेस, सिरामिक्स और ग्लासेस होते हैं इसमें, विच डू नॉट डिफॉर्म प्लास्टिकली, जिनका प्लास्टिकली डिफॉर्मेशन नहीं होता, और कुछ पॉलीमर्स भी हैं जैसे कि PMMA और पॉलीस्टायरिन। बहुत से स्टील हैं जो कि ब्रिटल बन जाते हैं लो टेम्परेचर्स पे, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्पोजिशन और प्रोसेसिंग, किस तरीके से उनकी प्रोसेसिंग की गई है और क्या कॉम्बिनेशन है उनका। ब्रिटल फ्रैक्चर इन कास्ट आयरन टेंसाइल टेस्ट पीसेस, इस तरीके से ये दिखाई देता है। ये ग्राफ कंपेयरिंग द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स फॉर डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल्स। डक्टाइल मटेरियल का जो कर्व है वो देखिए ब्लू से दिखाया गया है, और जो ब्रिटल फ्रैक्चर है वो रेड से। तो फिर आता है हमारा हार्डनेस। हार्डनेस क्या है? कठोरता। ये किसी भी मेटल पर अन्य किसी अधिक हार्ड मेटल द्वारा स्क्रैचिंग या वियर का प्रतिरोध करने के गुण को हम हार्डनेस कहते हैं, जैसे कि जिसे कहते हैं डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन, पेनिट्रेशन, एब्रेशन एंड वियर। किसी भी मटेरियल पे हम दूसरे मटेरियल से जब कोई इंडेंटेशन करेंगे, कोई पेनिट्रेशन करेंगे या फिर कोई भी वियर एब्रेशन कॉज करने की कोशिश करेंगे तो वो रेजिस्ट करेगा, इसे कहते हैं हार्डनेस या फिर कठोरता। मेटल को गर्म करने पर उसकी कठोरता में कमी आती है, और सबसे अधिक कठोर जो पदार्थ हैं वो हीरा और कांच होता है। तो इंडेंटेशन हार्डनेस मेजर्स द रेजिस्टेंस ऑफ अ सैंपल to permanent plastic deformation due to a constant compression load from a sharp object. They are primarily used in engineering and metallurgy fields. The test works on the basic premise of measuring the critical dimensions of an indentation left by a specifically dimensioned and load indenter. Common indentation hardness scales are Rockwell, Vickers, Shore और Brinell. इनसे हम Rockwell, Vickers, Shore और Brinell से हम हार्डनेस टेस्ट करते हैं। फिर आती है हमारी प्लास्टिसिटी, सुगठ्यता जिसे कहते हैं। प्लास्टिसिटी इज द प्रोपेंसिटी ऑफ द मटेरियल टू अंडरगो परमानेंट डिफॉर्मेशन अंडर लोड। किसी बॉडी पर टेम्परेचर या फिर प्रेशर अथवा या फिर दोनों टेम्परेचर या प्रेशर उस पर लगाते हैं हम, तो उसकी जो शेप में परिवर्तन हो जाता है उसको हम उस प्रॉपर्टी को हम प्लास्टिसिटी कहते हैं, जैसे कि हमारा रॉट आयरन। इलास्टिसिटी या फिर प्रत्यास्थता, किसी बॉडी में एक्सटर्नल लोड से उसके शेप में अस्थायी परिवर्तन आता है या फिर लोड हटाने पर वह अपनी पुनर्वस्था में आ जाता है, तो इस गुण को हम इलास्टिसिटी कहते हैं, जैसे कि स्टील हो गया या फिर रबड़ हो गया। इट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप में आ जाता है जब हम उस पर स्ट्रेस एप्लीकेशन करते हैं, दैट मेड इट डिफॉर्म और डिस्टॉर्ट इज रिमूव। जब वो एक्सटर्नल फोर्स को हम ये डिस्टॉर्शन को रिमूव कर देते हैं तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, ओरिजिनल स्टेट पे आ जाता है। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। फिर है हमारा स्ट्रेंथ या फिर सामर्थ्य। स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू विथस्टैंड वेरियस लोड्स टू विच इट इज सब्जेक्टेड ड्यूरिंग अ टेस्ट और सर्विस। मटेरियल स्ट्रेंथ किसी बॉडी में एक्सटर्नल लोड सहन करने की वह अधिकतम क्षमता होती है जिससे वह टूटती नहीं है, उसे स्ट्रेंथ कहते हैं। जैसे किसी बॉडी में लोड लगाने पर उसके टूटने से पहले मेटल जिस मैक्सिमम स्ट्रेस को सहन कर सकता है उसे अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहते हैं।
2 टाइप्स ऑफ मटेरियल टेस्टिंग होती है, एक होती है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और दूसरी होती है हमारी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में क्या होता है, रिजल्ट्स इन द पार्ट्स बीइंग डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, जो भी मटेरियल पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में क्या होता है, इट इज़ डन इन सच अ मैनर दैट द यूजफुलनेस ऑफ द प्रोडक्ट और पार्ट इज़ नॉट डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड। इसको इस तरीके से हम टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है कि जो प्रोडक्ट है हमारा, जो मटेरियल होता है, कोई भी स्पेसिमेन है, वो डैमेज नहीं होता है, उसका कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में क्या क्या आता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग inspection techniques enables the inspectors to check the properties critical to the safe performance of metal parts without causing damage to the part themselves. This test is concerned with the testing for cracks and flaws. जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है या कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग जिसे कहते हैं, वो क्या करता है, कोई जो भी इंस्पेक्टर्स होते हैं, जो भी चेक करने वाले हैं, वो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को, क्रिटिकल प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं, उनके परफॉर्मेंस को विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू दैम। इसमें क्या होता है, कंसर्न विद द टेस्टिंग ऑफ क्रैक्स, इसमें क्रैक्स और फ्लॉज का आइडेंटिफिकेशन मैक्सिमम किया जाता है। टाइप्स ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या क्या है, मोटे मोटे डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग है, रेडियोग्राफिक टेस्ट है, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट है और अल्ट्रासोनिक टेस्ट है। देर आर मेनी मोर, बहुत से और भी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है। तो डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग क्या होती है, इट इज़ वेरी इजी टू यूज़, बहुत ही ईजी होती है और इकोनॉमिकली होती है। इसमें क्या होता है, स्पेसिमेन जो होता है वो कोट किया जाता है रेड लिक्विड डाई से, जो कि सोक कर लेता है सरफेस क्रैक या फिर फ्लॉज को सोक कर लेता है। फिर उस लिक्विड को क्या किया जाता है, वॉश किया जाता है और फिर उस पार्ट को ड्राई किया जाता है। फिर उसके बाद उस पर डेवलपर अप्लाई किया जाता है या फिर स्प्रे किया जाता है उस सरफेस पे। और फिर जो फ्लॉज और क्रैक्स जो होते हैं वो रेड और वाइट का जो बैकग्राउंड होता है उसमें वो हमें क्रैक्स आराम से दिख जाते हैं। वाइट सरफेस पे रेड क्रैक्स हमको इजीली दिखते हैं। जिस तरीके से जो रेड आपको सरफेस दिख रही है, ये पूरी क्रैक्स की, ये पूरे क्रैक्स हैं। ये एक वेल्डिंग जॉइंट को दिखाया गया है। रेडियोग्राफिक टेस्ट, दिस टेस्ट involves passing gamma rays or x-rays through a part and onto sensitive film to detect the flaws into the metal. The developed film has an image of the internal structure of the part. इसमें क्या होता है, गामा रेज को पास किया जाता है पार्ट से या फिर और एक सेंसिटिव फिल्म से टू डिटेक्ट द फ्लॉज को डिटेक्ट करने के लिए मेटल में। वो जो डेवलप्ड फिल्म होती है उसमें क्या होता है, इमेज होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, पार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर की एक इमेज होती है। और वो जो डिफेक्ट होता है वो फिल्म पे बनेगी डार्क एरिया के फॉर्म में, हमें फिल्म पे दिखाई पड़ती है। एक्सरेज आर वेरी सेंसिटिव, एक्सरेज जो होती हैं बहुत ही सेंसिटिव होती हैं और इसमें पूरी कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी भी थिकनेस के मटेरियल पे कोई भी फ्लॉ को डिटेक्ट कर सके। फिर है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट फ्लॉज ऑन और नियर द सरफेस ऑफ आयरन बेस्ड मटेरियल। इसमें क्या होता है, फ्लॉज का डिटेक्शन हम करते हैं सरफेस पे या फिर नियर सरफेस एरिया पे आयरन बेस्ड मेटल्स इसमें हम यूज़ करते हैं सिर्फ, क्योंकि ये मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट है तो फेरोग्राफिक मटेरियल्स ही इसमें यूज़ में ले सकते हैं। द पार्ट इज़ फर्स्ट मैग्नेटाइज, पार्ट जो होता है उसको पहले मैग्नेटाइज किया जाता है। इट इज़ देन ईदर डस्टेड विद फाइन आयरन पाउडर उस पर छिड़का जाता है या फिर एक सोल्यूशन उस पर हम डालते हैं जो कि जिसमें आयरन पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं। जो फ्लॉज होते हैं वर्कपीस पे वो कैसे हमें लाइन के फॉर्म पे दिखाई देते हैं ऑफ मैग्नेटिक फोर्स टू बिकम डिस्टॉर्टेड एंड ब्रेक थ्रू द सरफेस। There they attract concentration of the iron particles which reveals the defects. जो आयरन पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन में या फिर जिसे हमने स्प्रिंकल किया है सरफेस पे, वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण वहाँ पे अगर क्रैक है तो वो नॉर्थ साउथ पोल जो होते हैं वो बन जाते हैं और वो क्रैक के आसपास हमें इकट्ठा हो जाता है हमारा आयरन पाउडर। The limitations of this technique are apparent when the flaw is parallel to the lines of magnetic force. जब फ्लॉ जो है मैग्नेटिक लाइन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स के पैरेलल है तो ये बड़ी ही दिक्कत हो जाती है इसमें फ्लॉ को पता लगाने के लिए। द फ्लॉ विल नॉट इंटरप्ट द फोर्स एंड नो इंडिकेशन ऑफ इट विल अपीयर व्हेन मैग्नेटिक पार्टिकल्स आर अप्लाइड। इस तरीके से देखिए जो
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन पार्टिकल शोज डिफेक्ट इन द मटेरियल। क्रैक के आसपास देखिए साउथ नॉर्थ पोल यहाँ अपने आप ये बन जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जब हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड जब बन जाता है तो क्रैक्स अपने आप ही एनएस पोल क्रिएट करके और वहाँ पे हमारा जो आयरन पार्टिकल होता है वो उसको अट्रैक्ट करता है वहाँ पे। Ultrasonic test. This test uses ultrasonic sound waves to detect cracks and flaws in almost any material that can conduct sound. ये क्या होता है, इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ किया जाता है जिससे क्रैक्स और फ्लॉज का पता चलता है किसी भी मटेरियल में जो कि साउंड को अपने में से कंडक्ट कर सकते हैं, अपने में से पास होने देते हैं। साउंड वेव्स कैन ऑल्सो बी यूज टू मेजर द थिकनेस फ्रॉम वन साइड ऑफ द मटेरियल। थिकनेस का भी यूज़ थिकनेस मेजरमेंट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है इसके लिए। The human ear can hear sound waves with frequencies ranging from 20 to 20,000 hertz. जो इंसान का जो कान होता है वो कितना फ्रीक्वेंसी का साउंड ईयर कर सकता है, 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। Sound waves that vibrate with frequency greater than 20,000 hertz are inaudible and are called ultrasonic. These high frequency sound waves are produced by a piezometric transducer. ये जो high frequency sound waves होती हैं इसे piezometric transducer के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है और ये जो ट्रांसड्यूसर होता है ये इलेक्ट्रिकली पल्स्ड होता है और ये वाइब्रेट करता है अपनी ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे। In order to operate, the transducer must be joined to the piece being tested by a liquid coupling such as film ऑफ ऑयल, ग्लिसरीन और वाटर। इसमें कपलेंट की ज़रूरत रहती है। जो हमारा ट्रांसड्यूसर है उसको हम मटेरियल से अटैच करते हैं विद द ग्रीस, ऑयल, ग्लिसरीन, बीच में उसमें एयर नहीं होनी चाहिए, कोई कपलेंट ज़रूरी है वरना साउंड ट्रैवल नहीं करती। द हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द मटेरियल। और हाई फ्रिक्वेंसी जो साउंड वेव्स होती हैं वो मटेरियल के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं और जो फ्लॉज होते हैं वो रिफ्लेक्ट साउंड वेव्स को रिफ्लेक्ट करते हैं और डिटेक्ट किए जाते हैं ऑसिलोस्कोप पे। देयर इज़ नो साइज लिमिटेशन ऑन वर्क दैट कैन बी टेस्टेड बाय। किसी भी तरीके के साइज़ का, किसी भी टाइप का साइज़ हो, कोई भी साइज़ हो, हम उसको अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग या यूटी टेस्ट से डिटेक्ट आराम से कर सकते हैं फ्लॉज। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इज़ अ कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग टेस्टिंग। काफ़ी इसमें पैसा लगता है और टाइम भी लगता है। स्पेसिमेन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीसेस। कोई भी एक रैंडम स्पेसिमेन को सिलेक्ट किया जाता है किस रैंडम लार्ज नंबर ऑफ पीसेस में से। हार्डनेस टेस्ट है और इम्पैक्ट टेस्ट है। तो इम्पैक्ट टेस्ट कौन से हैं? 4P और आइजोड इम्पैक्ट। तो 4P में क्या होता है? द 4P स्पेसिमेन हैज़ अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन 10 × 10 mm एंड कंटेन्स अ 45 डिग्री V नॉच 2 mm डीप विद 0.25 mm रूट रेडियस। इस तरीके से जो हमें फोटो में दिख रहा है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन 10 × 10 mm का, 45 डिग्री का इसमें V नॉच बना हुआ है, 2 mm डीप है और 2.25 mm इसकी रूट रेडियस। The specimen is supported as a beam in a horizontal position. Horizontal position में beam की तरह इसको लोकेट किया जाता है and loaded behind the notch by impact of a heavy swinging pendulum. और heavy swinging pendulum से इस पे impact मारा जाता है। The specimen is forced to bend and the fracture at a high strain rate of the order 10⁻³ per second. Method of loading in 4P and IZOD test. 4P में देखिए इसे सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह इसे लगाया जाता है और ये हमारा जो आइजोड टेस्ट है इसमें कैंटिलीवर की तरह हम इसको स्पेसिमेन को रखते हैं V नॉच मार के। इम्पैक्ट टेस्टिंग इक्विपमेंट्स। आइजोड एंड 4P आर द मोस्ट कॉमन टेस्ट। बोथ एम्प्लॉयज अ स्विंगिंग पेंडुलम। एक स्विंगिंग पेंडुलम का यूज होता है दोनों में और कंडक्ट किया जाता है स्मॉल नॉच स्पेसिमेंट्स पे। द नॉच कॉन्सेंट्रेटेड at the load at the point causing the failure। जो नॉच होती है वहाँ पर ही इम्पैक्ट से पेंडुलम से इम्पैक्ट आता है और फेलियर होता है। अदरवाइज विदाउट द नॉच स्पेसिमेन विल प्लास्टिकली डिफॉर्म थ्रू आउट। अगर नॉच नहीं होगा तो प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाएगा थ्रू आउट स्पेसिमेन जो है हमारा। दे आर डिफरेंट इन द डिज़ाइन ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन एंड द वेलोसिटी एट विच द पेंडुलम स्ट्राइक्स द स्पेसिमेन।
4P में क्या है, द स्पेसिमेन इज सपोर्टेड एज अ सिंगल बीम एंड हेल्ड हॉरिजॉन्टली, इम्पैक्टेड एट द बैक फेस ऑफ द स्पेसिमेन, बैक फेस पे यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है। और आइजोड में क्या है, ये सपोर्टेड एज अ कैंटिलीवर एंड हेल्ड वर्टिकली, इम्पैक्टेड एट द फ्रंट फेस ऑफ द स्पेसिमेन, उसमें बैक साइड में और इसमें फ्रंट साइड पे इम्पैक्ट होता है। Principal measurement. The energy absorbed in fracturing the specimen. After breaking the test bar, the pendulum rebounds to a height which decreases as the energy absorbed in fracture increases. The energy absorbed in fracture, usually expressed in joules, is rendering directly from a calibrated dial on the impact tester. Hardness test. Indentation hardness measures the resistance of a sample to permanent plastic deformation due to a constant compression load from a sharp object. 4 तरीके की हार्डनेस टेस्ट होते हैं, रॉकवेल, ब्रिनल, विकर्स और रॉकवेल में क्या होता है, रॉकवेल टेस्टर फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द डेप्थ ऑफ द पेनिट्रेशन, कितना डेप्थ है पेनिट्रेशन का जो मेटल ने बनाया है वहाँ पे, बाय अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ पेनिट्रेटर पॉइंट फोर्स्ड बाय अ गिवन लोड। ये रॉकवेल स्केल्स हैं, देखिए अलग अलग, ABCDEFG। Operation. The determination of the Rockwell hardness of a material involves the application of a minor load followed by a major load. पहले minor और फिर major load and then noting the depth of penetration. फिर depth क्या है penetration का, उसे note किया जाता है. The hardness value directly taken from a dial in which the harder material gives a higher number. जितना ज़्यादा नंबर है उतना ज़्यादा मटेरियल हायर है, हार्ड है। ये रॉकवेल टेस्ट हार्डनेस टेस्टर है, माइनर लोड फिर माइनर प्लस मेजर, और ये माइनर। द रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट यूजेस 2 लोड्स दैट आर अप्लाइड सिक्वेंशियली। माइनर लोड जो होता है वो 10 kg इज अप्लाइड, दैट हेल्प्स सीड द इंडेंटर एंड रिमूव द इफेक्ट ऑफ सरफेस इरेगुलरिटीज। फिर मेजर लोड होता है वो अप्लाई किया जाता है, जो कि वेरी करता है 60 kg से 150 kg तक, उसको फिर अप्लाई किया जाता है। और जो डिफरेंस होता है डेप्थ ऑफ इंडेंटेशन बिटवीन द मेजर और माइनर, वो हमें रॉकवेल हार्डनेस नंबर देता है। दिस नंबर इज टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द डायल ऑन द मशीन। To get a reliable reading in the thickness of the test piece should be at least 10 times the depth of the indentation. Thickness जो है टेस्ट पीस का वो 10 times होना चाहिए of the depth of indentation. Advantages क्या है इसके? Its ability to display hardness value directly, thus obviating tedious calculations involved in other hardness measurement techniques. हार्डनेस वैल्यू डायरेक्टली इसे मशीन में दिख जाती है, तो कोई हमें इसमें कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ती। टिपिकली यूज्ड इन इंजीनियरिंग एंड मेटलर्जी बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड अच्छी, रिलायबिलिटी है, इसकी रोबस्टनेस है, रेजोल्यूशन है और स्मॉल एरिया ऑफ इंडेंटेशन है, इसलिए इसे इंजीनियरिंग और मेटलर्जी में यूज़ करता है। ब्रिनल हार्डनेस टेस्टर। ब्रिनल हार्डनेस टेस्टर क्या यूज़ करता है? मशीन यूज़ करता है टू प्रेस अ 100 mm डायमीटर hardened steel ball into the surface of the test specimen. This machine applies a load for a specific period of time and causes an indentation that is used to calculate hardness. लोड अप्लाई करता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, जो कि इंडेंटेशन होता है जिससे, और फिर उससे हम हार्डनेस को कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे देखो, सॉफ्ट मेटल थिन स्टॉक को 500 kg लोड दिया जाता है, एल्यूमिनियम कास्टिंग को 1500 और फेरस मटेरियल्स को 3000 kg. The load applied to the steel ball depends upon the type of material under test. The load is usually applied for 10 से 15 सेकेंड. Diameter of the indentation is measured to 0.5 plus minus mm using a low magnification portable microscope. तो BHN क्या होता है? ब्रेनल हार्डनेस नंबर होता है, जिससे किस तरीके से पहचाना जाता है? बाय मेजरिंग द डायमीटर ऑफ द इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का डायमीटर क्या है, और फिर कैलिब्रेटेड चार्ट से हम हार्डनेस नंबर को फाइंड करते हैं। तो BHN क्या है? F डिवाइडेड बाय π/2 इंटू D माइनस रूट ऑफ D स्क्वायर माइनस DI स्क्वायर, वेयर F इज अप्लाइड फोर्स, इंडेंटर डायमीटर इज कैपिटल D और DI क्या है? इंडेंटेशन डायमीटर। Vickers diameter. Vickers hardness tester. The Vickers hardness test is similar to the principle of
Fresnel hardness test. The major difference is that the indenter in the Vickers hardness test is a 136 degree square base diamond cone. इसमें क्या होता है, इंडेंटर जो होता है वो 136 डिग्री स्क्वायर बेस डायमंड कोन होता है. द लोड वेरीज फ्रॉम 1 kg टू 120 kgs. प्रोसीजर क्या है इसका? द स्पेसिमेन इज प्लेस्ड ऑन एन एनविल. एनविल पे स्पेसिमेन रखा जाता है और रेज किया जाता है स्क्रू से अंटिल इट इज क्लोज टू द पॉइंट ऑफ इंडेंटर. इंडेंटर के जितना क्लोज आ जाए उतना उसको ऊपर रेज किया जाता है. द स्टार्टिंग लेवल इज स्ट्रिप्ड अलाउइंग द लोड टू बी स्लोली अप्लाइड टू द इंडेंटर. फिर धीरे धीरे लोड को अप्लाई किया जाता है इंडेंटर पे. द लोड इज रिलीज, द एनवल लोवर्ड एंड अ फिलर माइक्रोस्कोप इज swung over to measure the diagonals of the square indentation. और जो इंडेंटेशन हुआ है उसको फिर मेजर किया जाता है. The diagonal measurements are averaged and the Vickers hardness number is followed by the letters HV. एडवांटेजेस क्या है? एक्यूरेट रीडिंग्स इससे हमें मिलती है और वन टाइप ऑफ इंडेंटर से ही हमें मेटल और सरफेस ट्रीटमेंट, किसी भी तरीके का मेटल और सरफेस ट्रीटमेंट कवर कर लेता है. Shores Colorscope Hardness Tester, an instrument that uses a test specimen that is freely supported horizontally supported होता है ये, और and a glass tube that contains a diamond tipped hammer positioned vertically over the specimen. और एक ग्लास ट्यूब होता है जिसमें क्या होता है, डायमंड टिपर हैमर पोजिशन वर्टिकली ओवर द स्पेसिमेन. स्पेसिमेन पे वर्टिकली पोजिशन रहता है. द हैमर इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ सेट हाइट. जो हैमर है वो एक सेट हाइट से गिरता है और हाइट ऑफ रिबाउंड इज मेजर्ड, और रिबाउंड हाइट को मेजर किया जाता है. द टेस्ट शोज दैट द हायर द रिबाउंड द हार्डर द स्पेसिमेन. जितना ज़्यादा रिबाउंड होता है उतना ज़्यादा स्पेसिमेन होता है हार्डर. ये एक शोर्स कलरस्कोप होता है.